नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज चर्चा करेंगे चंद्रचूड़ साहब। क्या चंद्रचूड़ भी टीम मोदी में शामिल हो गए हैं और क्या हटा देते हैं? निजी तौर पर पूरे यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि चंद्रचूड़ भी टीम मोदी में शामिल हो गए। अब ये टीम मोदी में शामिल होने की एलिजिबिलिटी क्या है, पहले ये समझेंगे आप, तब चर्चा समझेंगे। उसमें शामिल होने की एलिजिबिलिटी है अहंकार, वो होना चाहिए, और बेशर्मी, वो तो बिल्कुल ही होनी चाहिए। और जब हमारे यहाँ देसी भाषा में पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, इन जगहों पर जब अहंकार और बेशर्मी इन दोनों को मिलाते हैं लैब में, तो एक नया एलिमेंट तैयार हो जाता है, तत्व तैयार होता है। उसको कहते हैं थेथरई। थेथरई में अहंकार और बेशर्मी समान मात्रा में मिले होते हैं। तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि साहब की थेथरई अब चरम पर है, जिसमें अहंकार और बेशर्मी दोनों है। ये क्यों है, इसकी चर्चा शुरू करें उससे पहले कंट्रोल रूम भाऊ को जोड़ लीजिए, फिर चर्चा शुरू करते हैं। भाऊ, स्वागत है। हाँ। ये जरा, अब थेथरई का इससे बेजोड़ नमूना कुछ मिलेगा नहीं। महाराष्ट्र के नतीजों के बाद विपक्षी कई नेताओं ने ये सवाल खड़ा किया कि चंद्रचूड़ ही वो किरदार हैं, वो विलेन हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र में लोकतंत्र को कमजोर करने में बहुत बड़ा योगदान किया है, विपक्ष को धराशायी करने में मुख्य किरदार निभाया है। कैसे निभाया ये सबको पता है। पार्टी बताया कि सरकार जो अघाड़ी की थी वो संवैधानिक थी, जो नई सरकार आई वो गैर संवैधानिक है, लेकिन यही सरकार 2.5 साल तक रही, फिर 5 साल के लिए आ गई है संवैधानिक बन करके। दो पार्टियों में स्प्लिट हुआ, दोनों पार्टियों की स्प्लिट का डिसीजन अब तक नहीं आया, कौन असली कौन नकली। तो ये सब ठीकरा फूटने में कोई नाजायज बात किसी ने नहीं कही। लेकिन देखिए, यहीं पर आता है वो थेथरई। कहते हैं कि हमारे कार्यकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं, संवैधानिक मामले चल रहे थे, 9 बेंच, 7 बेंच, 5 बेंच के फैसले आए। क्या कोई एक पार्टी या व्यक्ति ये तय कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सा मामला सुनना चाहिए? ये फैसला केवल मुख्य न्यायाधीश का होता है, और ये फैसला कोई नहीं कर सकता, केवल मुख्य न्यायाधीश। ये भाव देखिए, भाव मैच करने के लिए आज हम कहें, वो अविनाशी हैं। यहां पर भी वो अविनाशी का भाव आ गया है कि केवल मुख्य न्यायाधीश तय करेगा। ये मुख्य न्यायाधीश क्या इस देश के 143 करोड़ लोगों से ऊपर हो गया है? और मुख्य न्यायाधीश के इस मामले को समझने से पहले कि इनके पास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मामले थे, महाराष्ट्र का मामला छोटा था, इसको समझने के लिए बस एक उदाहरण और फिर आपके पास। जितना हम समझ पाते हैं, लोकतंत्र को हम एक ऐसे ट्रक, बस, ऐसी गाड़ी के रूप में देखते हैं जिसमें इंजन रूपी संविधान है और चुनाव रूपी पहिया है। ये चुनावी प्रक्रिया से बड़ा लोकतंत्र के लिए क्या जरूरी है? यही तो दरअसल ये एएनआई पर, एक एजेंसी शायद एएनआई पर ही बोले हैं, दरअसल उनको मौका दिया जाता है, आइए और अपने मन की बोलिए। जैसे मोदी जी मन की बोल के भाग जाते हैं, इनको भी कहा गया आइए अपने मन की बोलिए और बाकी सब छापेंगे, बाकी छाप देंगे कि विपक्ष को रगड़ दिया, धो दिया, मुंह तोड़ जवाब दे दिया चंद्रचूड़ ने। इनसे ये सवाल होना चाहिए, सार्वजनिक मंच पे आए, हम लोग के ही साथ कभी एक बार पॉडकास्ट कर ले, चर्चा कर ले, कि ये बता दो कि संविधान में इन्होंने कहा संवैधानिक मामले निपटाने थे, चुनाव से महत्वपूर्ण क्या संवैधानिक प्रोसेस हो सकता है? ये चुनाव इस लोकतंत्र का पहिया है, इंजन स्टार्ट भी रहेगा, संविधान की किताब दिखती भी रहेगी, तो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि पहिया है नहीं, चुनाव आपके ट्रांसपेरेंट है नहीं भाऊ। तो क्या अब मान लें कि टीम मोदी में शामिल हो चुके हैं चंद्रचूड़, मुहर लगा दिया जाए? बिल्कुल आशीष, चंद्रचूड़ जी को तो मुझे तो लगता है कि जिस दिन गणेश की पूजा हुई उस दिन उनको गणेश जी के रूप में जो प्रसाद मिला है वही प्रसाद देखना चाहते कि प्रसाद क्या मिला है और कैसा मिलेगा। सवाल वो हम्म। नहीं, सवाल हम्म। है कि जो इंसान ये कहे कि मैं न्याय देने के पहले भगवान को पूछता हूँ क्या करना है, तो हम्म। उन्होंने भगवान को पूछा होगा कि महाराष्ट्र के चुनाव इंपॉर्टेंट है या नहीं। भगवान ने कह हम्म। दिया होगा कि नहीं अभी रुक, रहने दो, पड़े रहने दो, अभी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री रहने दो, तुम्हारा क्या जा रहा है। भगवान हम्म। ने कहा होगा तो उन्होंने ये कर दिया। सवाल ये हम्म। नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश तय करेगा, ये तय इस हम्म। देश की जनता की प्रायोरिटी तय करेगी, इस देश का हाँ। संविधान तय करेगा। मुख्य हम्म। न्यायाधीश संविधान के ऊपर नहीं है।
संविधान की परिभाषित करने का अधिकार उनको है। इसका मतलब संविधान की इज्जत और संविधान का जो आत्मा है उसको बरकरार रखना चाहिए। कैसा कह दिया आपने? आपने कह दिया असंवैधानिक सरकार है, तो 2.5 साल सरकार कैसे रही? तमाम फैसले कैसे लेती रही? और उस फैसले के चलते क्या हुआ आज आप देखिए। विपक्ष तय नहीं करेगा, इस देश का संविधान तय करेगा कौन सा इंपॉर्टेंट है। मुख्य न्यायाधीश तय नहीं करेगा। मुख्य न्यायाधीश क्या होता है? वन अमंग द इक्वल। कोई सिंह फूटे नहीं रहते मुख्य न्यायाधीश को। बाकी जजों में से ही एक होते हैं वो, और मास्टर ऑफ द रोस्टर होते हैं। वो कौन सा केस किस टर्म पे जाएगा उसका काम करते हैं। लेकिन कौन सा केस पहले तय कर लेना, क्या तय कर लेना, ये वही सर्वोच्च न्यायालय है जिसमें अर्णव गोस्वामी का केस बिल्कुल प्रायोरिटी से तय हुआ। और यही सर्वोच्च न्यायालय है कि जहां बाकी मंत्रियों का 13-13 महीने लगते, देश के इलेक्टेड लोग होते 13-13 महीने तक बेगुनाह होते हुए भी अंदर रहते हैं। मैं बेगुनाह इसलिए बोल रहा हूं कि जब भी आपने जमानत दी है, यही कोर्ट की स्ट्रक्चर है। क्या अनिल देशमुख के ऊपर 100 करोड़ बोल के 1 करोड़ 80 लाख का चार्ज नहीं लगाया था? क्या संजय सिंह को छोड़ते समय क्या बोला कोर्ट ने? संजय राउत को छोड़ते समय कोर्ट ने क्या बोला? अनिल देशमुख को छोड़ते समय कोर्ट ने क्या बोला? हेमंत सोरेन को छोड़ते हुए कोर्ट ने क्या बोला? तो क्या एक मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री, इस संविधान ने इतनी ताकत दी कि एक आदिवासी एक मुख्यमंत्री बन सकता है? उस मुख्यमंत्री के अधिकारों का हनन होता है और सर्वोच्च न्यायालय चुप रहता है। सर्वोच्च न्यायालय ईडी को कहता है कि साइंटिफिक एविडेंस देखा करो, मात्र किसी के बोलने या किसी के एफिडेविट देने पे आप अरेस्ट नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय कहता है और ईडी लगातार अपना प्रकोप जारी रखता है। सर्वोच्च न्यायालय को थोड़ा भी नहीं लगता कि उनकी अवहेलना हो रही है। क्या है, तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाता हूं। कॉलोजियम के खिलाफ कानून आया तो इन्होंने कानून रद्द किया क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो रही थी। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन होगा? चुनाव आयुक्त तो कौन होगा? इसकी नियुक्ति को लेकर जब संविधान पीठ ने एक व्यवस्था दी थी कि प्रधानमंत्री रहेंगे, विपक्ष का बड़े पार्टी का नेता रहेगा और स्वयं मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, 3 लोग रहेंगे तो ट्रांसपेरेंसी होगी, पारदर्शिता होगी। उस निर्णय को एक कानून पास करके धज्जियां उड़ा दी और सर्वोच्च न्यायालय देखता रहा। क्या दायित्व निभाया सर्वोच्च न्यायालय ने? कॉलेजियम के खिलाफ निकलने वाला कानून आप रद्द कर सकते हैं कि क्या ये कानून रद्द कर नहीं सकते? अपनी दुकान बंद होती है तो सब ठीक है, पूरे देश का विपक्ष बंद हो जाए, पूरे देश का लोकतंत्र की हाईजैक हो जाए, लोकतंत्र का वस्त्राहरण हो जाए, आपको दिखता नहीं है क्या हो रहा है? इलेक्ट्रल बॉन्ड में आपने बड़ी वाहवाही उठाई, लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो लोग गड़बड़ी एक्सटॉर्शन मनी लेते रहे, इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा आपने कहा कि ये कैसा हो रहा है, उनको सजा कौन देगा? कि बस हमने बता दिया मुजरिम कौन है, सजा हम नहीं देंगे। ये वही पैसा है जो चुनाव में बोलता है, ये वही पैसा है जो करोड़ों रुपए की विज्ञापन देता है, अखबारों के मुंह बंद करता है। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का ही तो पैसा है। इस पैसे पे बैन किया, इस पैसे को राजसात किया, एक वेलफेयर फंड बना के उस पैसे को उसमें ट्रांसफर करते। इसको बोलते हैं कि न्याय होता हुआ दिखाई देता है। चंद्रचूड़ जी को समझता सब है, करने में तकलीफ थी उन्हें। और आज ये कहते हैं कि भाई विपक्ष तय करेगा। विपक्ष तय नहीं करेगा। विपक्ष इस लोकतंत्र का एक हिस्सा है और मेजर हिस्सा है। यदि 2 पहियों का ये रथ है तो एक पहिया विपक्ष है। विपक्ष नहीं तय करेगा तो फिर सत्ता पक्ष तय करेगा क्या? मुख्य न्यायाधीश तय करेगा, मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे, मुख्य न्यायाधीश भगवान को पूछ के तय करेंगे। और भगवान यदि सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीश है तो फिर इस जनता को न्याय की क्या अपेक्षा है? गलतियां कौन कर सकता है? किसके गलतियों से देश का नुकसान हो सकता है? विपक्ष की गलतियों से नहीं हो सकता। विपक्ष के हाथ में क्या है? जो सत्ता में बैठा है, जिसके पास स्टीयरिंग व्हील है। जब आरटीओ गाड़ी रोकता है आपका ट्रैफिक पुलिस, तो ड्राइवर के मुंह को
चेक करता है उसने दारू पी कि नहीं पी। पैसेंजर को चेक नहीं करता। पैसेंजर दारू पी के भी बैठा हो तो भी गाड़ी चालान नहीं होती, क्योंकि गाड़ी का जो व्हील है, गाड़ी का कंट्रोल ड्राइवर के हाथ में है, उसको नशे में नहीं होना चाहिए। तो जो सत्ता में बैठा है उसको गलती नहीं करना चाहिए। विपक्ष के हाथ में है ही क्या गलती करें? तो सत्ता गलती करेगी कि नहीं करेगी? सत्ता गलती करेगी, गलत परिभाषित करेगी, तो सत्ता को अंकुश कौन देगा? ये न्यायपालिका देगी। तो न्यायपालिका कहती है कि हम विपक्ष का, एक जगह उन्होंने ये भी कहा कि हम विपक्ष का काम नहीं करेंगे। न्यायपालिका विपक्ष नहीं होती। न्यायपालिका विपक्ष नहीं होती, लेकिन विपक्ष से भी बड़ा दायित्व न्यायपालिका के पास होता है, क्योंकि जिसके हाथ में देश चलाने का स्टीयरिंग है उसको उस फॉर्मेट में रखने का काम न्यायपालिका करती है। जिस दिन न्यायपालिका बैठ के ड्राइवर के साथ दारू पीने लगेगी, मुझे ट्रैफिक इंस्पेक्टर ही ड्राइवर के साथ बैठ के दारू पीने लगेगा, उस दिन गाड़ी का एक्सीडेंट होना तय है। तो कुल मिलाकर आज उन्होंने बता दिया कि चंद्रचूड़ जी क्या थे। अब समझ में आया कई फैसले क्यों हुए। तो एक आजकल नया ट्रेंड चालू हो गया, मोदी को गाली दो, अडानी का बचाव करो। ठीक है, 4 फैसले सरकार के खिलाफ दो, 15-20 फैसलों में सरकार को बचा लो। तो जब भी कुछ बोले तो 4 फैसलों के ऊपर उंगली दिखाओ। कौन कहता है कि हमने सरकार का इलेक्टोरल बॉन्ड का नग्न सत्य बाहर लाया ना, तो क्या हुआ उससे? ये यूपी जैसा हो गया, डकैती हो गई, डकैती करने वाले शूट आउट हो गए, डकैती का माल नहीं मिला। नहीं, जब ये बात ये कर रहे हैं चंद्रचूड़ साहब, अब इनके फैसलों पर भी थोड़ा सा चर्चा हो ही जाए, क्योंकि मैं कहा ना कि वन वे ट्रैफिक है। अब इस देश में वन वे ट्रैफिक हर तरफ है। जैसे मोदी जी का है, अपने मन की बात कहते हैं, निकल जाते हैं, भाषण देते हैं, निकल जाते हैं। 11 साल होने को है, आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए कि जहां पर कोई सवाल कोई पत्रकार पूछ पाए। बाकी तो नाव पर, क्रूज में, जहाज में एंकर्स पहुंच जाते हैं। पत्रकार की बात करूं, पत्रकार कभी सवाल नहीं पूछ पाए 11 साल में। इन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला किसने सुनाया? हमने सुनाया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला, मैं वो कहता हूं कि किसी कोढ़ में खाज का काम, कि कोढ़ था, आदमी को पता था, लेकिन खाज करके खुजली कर दिया। आपने बता दिया कि यहां लूट हुई है, लेकिन लुटेरे, उन पर एक्शन क्या होगा, उनको सजा क्या होगी, ये नहीं। लूट हुई है, मतलब कोढ़ था, लेकिन अब अगर उसमें उसका इलाज करने के बजाय आपने खुजला करके छोड़ दिया है। वो लुटेरे घूम रहे हैं, ये चुनाव मैंने लड़ रहे हैं। पहला डॉक्टर देखा आशीष, जो डायग्नोसिस करता है, हाँ, ट्रीटमेंट नहीं करता। ट्रीटमेंट नहीं करता, सरकार सिर्फ के खिलाफ डायग्नोसिस करता है। वो बोलता है कि आपके आंखों का नंबर बढ़ गया है, बस खत्म। क्या नंबर है ये बताता नहीं, कौन सा चश्मा पहनना पड़ेगा ये बताता नहीं, और बोलता है देखो मैंने पकड़ लिया था ना आपकी आंखों का नंबर। आपको शुगर है बताएगा, शुगर कंट्रोल कैसी होगी ये नहीं बताएगा। और जब भी कहेगा कि भाई हमने तो बता दिया था, हम डॉक्टर है, हमने बता दिया था आपकी शुगर है, डॉक्टर साहब आगे क्या? नहीं, यही इलेक्टोरल बॉन्ड में हुआ। जो आपने कहा एक फैसला नहीं, इनके फैसलों की समीक्षा में उस एक युवा पत्रकार जिसकी किताब पर चर्चा हुई रिटायरमेंट के बाद, नया बिल्कुल युवा पत्रकार, इस दौर में उसने बहुत गजब काम किया। जब इनके पूरे कार्यकाल की समीक्षा कर डाली उसने, और उसको इन्होंने वक्त नहीं दिया मिलने का। इनके एक एक फैसले की समीक्षा हो जाए। मैं माफी मांगता हूं। कई बार हम लोग न्यूज लॉन्चर पर इनकी टिप्पणियों पर, ऑब्जर्वेशन पर हम लोग खुश होकर के सलूट कर दिए हैं। उस सबके लिए माफी मांगते हैं। हमें नहीं संकोच है, अगर हमसे गलती हुई है, हमको किसी को समझने में हमसे चूक हुई है, तो हम माफी मांगते हैं। इनके एक एक फैसले की समीक्षा, इलेक्टोरल बॉन्ड गलत है, लेकिन जब जाती है वहां पर एक याचिका कि एसआईटी जांच हो जाए, एसआईटी बन जाए और जांच हो जाए, नहीं, एसआईटी की जांच खारिज। अयोध्या और सबरीमाला पर फैसला अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, सबसे बड़ी इस देश को वही जरूरत थी। अगर अयोध्या और सबरीमाला के फैसले के साथ अब जोड़ देते हैं फिर सप्लीमेंट्री, इन्हीं का फैसला है। राणा अयूब ने, जिस पर आपने शो किया था, ट्वीट किया
इन्होंने वो रास्ता खोल दिया कि अब हर मंदिर में नहीं हो सकता है कि कभी अशोक वानखेड़े के घर और आशीष चित्रांशी के घर, क्योंकि ये खटक रहे हैं, बता दें कि इसके नीचे भी, इस घर के नीचे एक बार जो है जल चढ़ाया था हमारे परदादा ने। कोई आग खड़ा हो जाएगा, कह देगा, कोई भी आएगा खड़ा हो जाएगा, कह देगा कि ये जो घर है जिसमें अशोक वानखेड़े रहते हैं, मेरे परदादा ने, हमको घर में एक पन्ना मिला है और आज ही मिला, उस पन्ने में लिखा है कि फला कोण पर फला एंगल पर एक प्लॉट है, वहां पर परदादा जल चढ़ाते थे। अब वो प्लॉट जब मैंने नापा सारा निकाल करके चांदा गुनिया, तो जो जगह आ रही है वो ये इनकी वानखेड़े जी का घर है, घर गिरा दो। ये रास्ता खोल दिया इसी चंद्रचूड़ ने। इस देश के साथ सबसे बड़ा पाप किया। जो मोहन भागवत संघ प्रमुख, आपने तो कई बार उसकी चर्चा कर ली, कहते हैं कि हर मंदिर में शिवलिंग न तलाशो। चंद्रचूड़ ने वो रास्ता खोल दिया कि हर घर में तलाशो। और मैं तो कहता हूं कि वहां भी शिवलिंग है ना, मक्का मदीना, चले जाओ ना, जाओ, यहाँ पर क्यों तुम लोग, जाओ 7 समंदर पार वीजा लो, जाओ वहां आंदोलन करो। वहां तो प्रधानमंत्री जाके गले लगते हैं। हाँ, वहां गले लगते हैं, वहां मांग उठाना चाहिए मोदी को। यहां संभल के बजाय यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर हैं, असली तो वहीं पर है जो लोग कहते हैं, हम लोग सुनते हैं कि शिवलिंग है वहां पर। तो मोदी जी जा करके वहां पर शेखों से, वहां पे ईरान, सऊदी अरब में वो करें कि भाई मक्का मदीना है, ये मंदिर है, इसको पुनर्स्थापित करिए। तो वो नहीं करेंगे। वो रास्ता खोला किसने? चंद्रचूड़ ने खोला। पार्टियों में जो स्प्लिट का मामला, चंद्रचूड़ ने लटका करके रखा। ये सब मतलब किसका? आप न्यायपालिका का हास्यास्पद बात है, हाँ, जैसे सिगरेट के पैकेट पे लिखा जाता है कि सिगरेट पीना इंजेरियस है हेल्थ को, वैसे अजित पवार को आदेश दिया कि आप अपने चिन्ह के नीचे विज्ञापन में लिखिए कि हाँ, ये चिन्ह हाँ, मेरा है लेकिन ये विचाराधीन है। विचाराधीन, क्या हाँ। मतलब है इसका? चिन्ह फ्रीज कर लेते, किसी और को देते। 2.5 साल 5 साल तक आप, एक राजनीतिक दल 3-3 चुनाव लड़ता है और उस चिन्ह को आप फ्रीज नहीं कर सकते। क्या कर रहे हैं? जो फिक्स हो रहा है वही कर रहा है, जो फिक्सिंग होती है वही करते हैं। और क्या है इसमें, क्या कहा जाए? जितने मसले गए चुनाव से, चुनावी ट्रांसपेरेंसी से जुड़े हुए, किसी पर फैसला नहीं आया। आज कितना वक्त हो गया? क्या ये संवैधानिक निकाय नहीं है चुनाव आयोग? कितना वक्त हो गया इस पर याचिका लगाए हुए? जब मोदी सरकार ने एक अध्यादेश ला करके संवैधानिक बेंच का, संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के फैसले को पलटा कि एलओपी होगा और मोदी या प्रधानमंत्री द्वारा चुना मंत्री होगा और प्रधानमंत्री होगा, उसके खिलाफ याचिका लगी है। उस याचिका पर उसकी लिस्टिंग कब होगी? उस पर सुनवाई कब होगी? नहीं। ये कौन तय करेगा? प्रायोरिटी क्या है? संविधान क्या मांगता है? संविधान की मूल भावना क्या है? ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग की पारदर्शिता क्या इस पे खंडित नहीं होती? क्या संविधान बेंच के फैसले के खिलाफ ये नहीं था? और आप यदि कहे कि भाई कानून बनाए तो हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो फिर कॉलेजियम के खिलाफ कानून बना तो वो कैसे आपने रद्द कर दिया? हाँ, मैंने वही कहा, जब अपनी दुकान पे आती है तो आपको सब याद आता है, सब अधिकार आपके पास होते हैं। जब जनता के अधिकारों पे आता है तो फिर आप चुप रहते हैं। आपने ऐसे लोगों को लाके बिठा दिया। आपके ये इनकी गलती है न्यायपालिका की, कि जो आज हमको ऐसा आदमी मिला है चुनाव आयुक्त, जिसको सवाल पूछने पे लोग कहता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का बात काम है कहना। छोड़ो उन बेकार की बातों को। सिर्फ वही बातें जो सत्ता पक्ष कहता है वो अच्छी है, बाकी सब विपक्ष की बातें बेकार है। नहीं, ये जिस रास्ते पे अभी न्यायपालिका, मतलब जो टीम मोदी, इसको टीम मोदी इसलिए हमने कहा था कि टीम मोदी स्ट्रांग होती जा रही है। अब अगर टीम मोदी में चंद्रचूड़ हो, टीम मोदी में राजीव कुमार हो, टीम मोदी में मुर्मू सीएजी, अब हालांकि वो नहीं रहे, लेकिन मैं पूर्व वर्तमान मिला करके ऐसे नाम गिना रहा हूं, वो अब नहीं रहे, अब मतलब दुनिया में है, पद पर नहीं रहे। तो मुर्मू हो, अगर टीम मोदी ऐसी बन जाए, सीएजी के ऑडिट कितने कम हुए आशीष? सीएजी का सीएजी नाम का कोई बच्चों अर्थ नहीं रहा, हाँ? अर्थ ही नहीं रहा। नहीं तो हर साल सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा होती थी देश में। हर साल देश में, सिर्फ संसद में नहीं, पूरे देश में कि सीएजी की रिपोर्ट आई है। जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे रहते थे, वो सीएजी रिपोर्ट का इंतजार करते थे कि कैग की रिपोर्ट में क्या क्या आ रहा है। अब कैग की रिपोर्ट, एक संवैधानिक निकाय इतना बड़ा, इतना इंपॉर्टेंट, वो अप्रासंगिक हो गया।
क्योंकि मुर्मू टीम मोदी में, जो आयोग इस देश के लोकतांत्रिक पहिए को अरे चलाता था, बाबा, घुमाता था, वो टीम मोदी सीएजी जिसने यूपीए सरकार को सबसे ज्यादा बदनाम किया पलट 5G दिया। 4G 2G में, हम्म, वो बाद में राज्यसभा चले जाते हैं। हाँ, और क्या निकला 2G में? कुछ नहीं। हाँ, कोल्स कांड में क्या निकला? कुछ नहीं। 10 साल हो गए मोदी जी को, बोफर्स में अभी तक कुछ नहीं ढूंढ पाए, हम्म, कोल स्कैम में कुछ नहीं ढूंढ पाए, हम्म, भ्रष्टाचार के जितने भी आरोप लगाए थे अन्ना हजारे को लेके सामने, हम्म। उसमें क्या आरोप, कौन सा आरोप ढूंढ पाए 10 साल में? मुझे बताइए आप। तो ये सरकार को बदनाम करने की साजिश तो नहीं थी हम्म, सीएजी को हाथ में पकड़ के? क्या सीएजी भी एक टूल किट बन सकता है चुनाव में? हम्म। टूल किट का हिस्सा होता है? सवाल वो है। नहीं, इसका एक 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 बात और चर्चा में आना चाहिए भाऊ आज, क्योंकि जब बात हम चंद्रचूड़ की टीम मोदी की कर रहे हैं, पूरा ये एक बड़ी टीम, तो अरुण मिश्रा एक इसलिए क्योंकि लोगों को साफ हो जाए कि होता क्या है। जरूरी नहीं है कि कई बार की इनाम तुरंत मिले, कि तुरंत आपने सही बताया कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताइए, बताया नरेंद्र मोदी, तो तुरंत कटोरी और चम्मच मिल जाए, कटोरी का इनाम, प्रथम पुरस्कार। कई बार होता है कि आप घर जाओ, कटोरी के बजाय आपके घर पर पूरा जो है किचन का सेट ही आएगा। तो ये बहुत सारे लोग जैसे सवाल इसलिए हम कहते हैं कि हमको पता है कि सवाल मन में उपजेंगे क्या, हम ये सोचते हैं, तो ये मन में सवाल उपजेगा। बेचारे चंद्रचूड़ जी तो कुछ भी नहीं पाए हैं, वो तो सिर्फ एएनआई पे जाकर के पॉडकास्ट कर रहे हैं या इन जगहों भाषण दे रहे हैं, बेचारा कुछ तो मिला नहीं है। मिलता है, इंतजार करना पड़ता है, और ये तो हमारे देश की नहीं परंपराओं में नहीं, लिखा है, अभी अभी इंतजार तो का क्या फल है, मीठा। सब लोग पहले से ही बोलना शुरू कर देते कि इनको कुछ मिलने वाला हम्म, है, हम्म। तो थोड़ी देर बाद बोलते अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा रुक जाओ। एक उदाहरण लाते हैं अरुण मिश्रा का। जो इनकी कहानी आपके पास है। अरुण मिश्रा ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनकी कहानी, क्योंकि ये रिटायरमेंट से 2 दिन पहले अरुण मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जस्टिस अरुण मिश्रा। रिटायरमेंट से 2 दिन पहले अडानी पावर पर इन्होंने अडानी के पक्ष में फैसला दिया था। तारीख भी बताऊं, 31 करोड़ों रुपए का अगस्त फायदा हुआ उसमें, 2020, 31 करोड़ों रुपए का अगस्त फायदा हुआ। 2000। हम्म। और इतने नहीं, अरुण मिश्रा की बेंच को 2019 से 2020 के बीच जिसकी बात कर रहे हैं, ये चंद्रचूड़ से मामला जुड़ रहा है इसलिए हम ला रहे हैं, जो कह रहे हैं ना कि तय कौन करेगा। दरअसल हमारे साथ कई बार बैठते हैं भाऊ बलराज सिंह मलिक, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। वो कहते हैं जी। कि इस पूरी न्यायिक व्यवस्था पर, सुप्रीम कोर्ट पर जो मास्टर ऑफ रोस्टर की व्यवस्था है, ये कलंक है, ये तानाशाही है, ये कैसे हो सकता है, ये सामूहिक वो फैसला होना चाहिए। यही पर मास्टर ऑफ रोस्टर जिसका अहंकार है उनको, वही कहानी है। अरुण मिश्रा की बेंच को 2019 से 2020 के बीच अडानी से संबंधित 7 केस मिले। तो टीवी में इनको बैठाना चाहिए, अडानी मामलों के जानकार। टीवी में ऐसे बैठाए जाते हैं ना गेस्ट, अडानी मामलों के जानकार। 7 केस, यही जज, इनमें क्या खूबी थी कि अडानी से जुड़े 7 केस इनको दिए गए, इनके बेंच को। और सातों केसों में फैसला, 7 के 7 केस में फैसला अरुण मिश्रा की बेंच ने अडानी के पक्ष में दिया। इतना ही नहीं, अपने रिटायरमेंट से 2 दिन पहले 31 अगस्त 2020 को उन्होंने अडानी पावर के पक्ष में आखिरी फैसला सुनाया। अडानी पावर कंपनी को 8,000 करोड़ रुपए के मुआवजे और पेनाल्टी का केस आया था, 8,000 करोड़ का। अरुण मिश्रा ने राजस्थान सरकार की दलील को खारिज कर दिया और 8,000 करोड़ रुपए का भार जयपुर, जोधपुर और अजमेर शहर के बिजली उपभोक्ताओं के माथे मढ़ दिया। अरुण मिश्रा आदिवासी समाज और आरक्षण के खिलाफ जमकर फैसले दिए। इनाम मिलना तय था। आरएसएस बीजेपी ने अरुण मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रमुख बनाया है। ये अब मुखिया हो गए हैं। अब देखिए, ये पूरा पोस्ट ही हमने बता दिया पढ़ के अब इनके देखिए बारे आशीष जी, आप कोई में। गलत नहीं कह रहे हैं, हम्म, आप तो अरुण जेटली की भाषा बोल रहे हैं। हम्म, आदरणीय स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने हम्म, राज्यसभा में यह कहा था कि द पोस्टिंग ऑफ जजेस आफ्टर रिटायरमेंट हम्म, should be weighed to the decisions they have
टेकन बिफोर रिटायरमेंट। किसी भी न्यायाधीश के निवृत्त होने के बाद उन्हें जिस जगह पे बिठाया जाता है उसको तोला जाए उन्होंने रिटायरमेंट के पहले लिए हुए निर्णयों से, तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने ये दिया, आप मुझे ये दे दो। ये गिव एंड टेक है। ये अरुण जेटली जी ने राज्यसभा में कहा था, मेरी बात नहीं है, ये आपने नहीं कहा। राज्यसभा में लोग जाते हैं, लोग कहीं और चले जाते हैं, गवर्नर बन जाते हैं, राज्यपाल बन जाते हैं, बाकी तो पोस्टिंग है ही अलग अलग जगह पे। सर्वोच्च न्यायालय का दिया हुआ निर्णय 2006 का पुलिस सुधार का, वो सर्वोच्च न्यायालय लागू नहीं करवा पाई। ये सर्वोच्च न्यायालय की ताकत है। मजाल है सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय लागू ना हो इस देश में। जैसा जैसा राजनीतिक दलों को सूट होता है वो उस फैसले का कागज सामने करते हैं। जैसा योगी जी ने अभी कैबिनेट डिसीजन लेके डीजी नियुक्त किया, 2006 का फैसला। तो ये फैसले मजाक होते जा रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय को अपनी इज्जत खुद संभालनी होगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो या कोई भी न्यायाधीश हो, वो निरपेक्ष होते हैं, किसी पक्ष के साथ नहीं होते। वो जरूर किसी ना किसी धर्म को मानते होंगे, लेकिन सोचते समय धर्मनिरपेक्ष होकर सोचना होता है, क्योंकि आप संविधान के रक्षक हैं जो धर्मनिरपेक्ष है। यदि आपने कह दिया कि मैं फैसला भगवान के सामने ध्यान लगा के लेता हूं, तो फिर संविधान का अपमान है। ये आपकी व्यक्तिगत आस्था है, आस्था मेरी भी है, लेकिन मैं कहूं कि आपके हर मिड डे मुद्दे के पहले मैं जरा भगवान की अगरबत्ती चढ़ा के पूछता हूं क्या बोलूं, और भगवान बोलता है बोल ना, तो फिर ये अशोक वानखेड़े की मूर्खता है। हम तो भगवान, मैं भी पूजा करता हूं, मैं सिर्फ इसलिए भगवान को याद करता हूं कि भगवान आपने मुझे कल अच्छा मेरा दिन एक दिन निकाला, आगे भविष्य तुम्हारे ऊपर। हम तो आशीर्वाद लेने जाते हैं, भगवान से फैसले मांगते नहीं, भगवान से ये पूछते नहीं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। बिल्कुल, लेकिन क्या बताया जाए, आखिर में वही बात है, थथरई का दौर अभी है। और मुझे लगता है और साक्षात्कार आएंगे और उसमें और कुछ चीजें सामने आएंगी। बहुत ये तो मैंने दो, अब एक तो एक आपने बताया और एक दूसरा एक मैंने कहीं पढ़ा था कि उन्होंने कहा कि विपक्ष की भूमिका में न्यायालय कभी नहीं होता। न्यायालय कभी विपक्ष की भूमिका में नहीं होता, लेकिन इसी न्यायालय पक्ष के भूमिका में भी नहीं रहता। ये भी वो जांच ले, समझ ले। इसी इंटरव्यू में मैं आपने जो कहा, इसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका संसद या राज्य विधानसभाओं में विपक्ष की भूमिका निभाएगी। लोगों को यह अनुमान नहीं लगाना चाहिए। लोगों विपक्ष को की यह नहीं, अनुमान नहीं नहीं नहीं, लगाना। लोग तो चाहते हैं कि आप विपक्ष की भूमिका मत निभाओ। आप हम्म, सापेक्ष होके तो कम से कम बात करो, हम्म, निरपेक्ष होके तो बात करो कम से कम। आप सत्ता पक्ष के गोद में बैठ के कैसे सत्ता पक्ष के भोपू बन सकते हैं? हम्म। थाली में यदि खाने में मक्खी गिर गई तो वो निवाला कैसा आपके मुंह के अंदर, गले के अंदर उतरता है? आपने कहा कि महाराष्ट्र की थाली में मक्खी गिरी है हम्म, और आप निवाला भी निकल गए, हम्म। अरे खुद तो खा रहे हो, क्या माने? महाराष्ट्र को, इतने बड़े सूबे के हर जनता को 2.5 साल 3 साल से वही निवाला खिला रहे हैं। वही जहरीला खाना जिसमें मक्खी मरी और सड़ी है, वही खिलाए पूरे महाराष्ट्र को। और आखिर में उस जो है जहरीले खाने का शिकार 2.5 साल बाद जो चुनाव हुआ, उससे पूरा का पूरा महाराष्ट्र वही विषाक्त भोजन खाया। पूरा का पूरा महाराष्ट्र इस समय मानसिक रूप से इस चिंता में है, उससे जो असर हुआ है कि आखिर नतीजा आया कैसे। आज भी महाराष्ट्र शौक में है, महाराष्ट्र को नहीं यकीन हो रहा है जो आया है। या मैं आप तो मैं महाराष्ट्र में हो। महाराष्ट्र में ही मैं हाँ, महाराष्ट्र में ही हूं और मैं लोगों से पूछ रहा हूं। हर आदमी मुझे पूछता है कि हम्म, हुआ क्या है, ये हम्म, हुआ कैसे है? हाँ, मैंने बोला मशीनों का खेल है। हाँ,
95 सीट्स पे, हम्म, 95 सीट पे लोकमत ने लिस्ट दिखाई, हमने दिखा भी दी थी हाँ, शो में। हाँ, 95 सीट पे यदि गड़बड़ है तो आप 230 से 95 माइनस कर दीजिए, आप 130 135 पे आते हैं, जो हमारा अनुमान 125, था। 125-30 पे। ये हाँ, वही वही ये हमारा अनुमान था। हम्म। खैर, ये देखते हैं कब तक ऐसे ही ये क्लब बनता है, टीम बनती है थेथोलॉजी के विषय में। ये भी हमको लगता है आज के दौर में हो सकता है शोध के लिए एक अलग से विश्वविद्यालयों में डिपार्टमेंट खोल लिया जाए कि थेथोलॉजी की पढ़ाई यहाँ पर होती है, इस पर शोध होता है, पीएचडी इसमें भी मिला करेगा। साइकोलॉजी पे, फिलॉसफी के साथ-साथ वहीं पर डिपार्टमेंट हो थेथोलॉजी। क्योंकि ये बहुत ये मानवीय बिहेवियर को, ह्यूमन बिहेवियर को समझने वाला विषय है। ये मजाक शब्द नहीं है थेथोलॉजी। मैंने कहा था अहंकार और बेशर्मी का समान मिश्रण जब होता है तब ये तैयार होता है। इजाजत दीजिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे किसी उस समय के जो है महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, विषय के साथ। सवाल ऐसे ही होंगे और भाव हमारे साथ होंगे। नमस्कार। नमस्कार।